अब सबको पता होगा कि भारत में सबसे पहले अंग्रेज आया। अंग्रेज के आने के बाद यहाँ पे उद्योगों का जाल लगा। पहले इंग्लैंड में लगा, फिर भारत में लगा, और उद्योग लगने के बाद वहाँ पे एक मजदूर वर्ग का निवास हुआ, और मजदूर वर्ग के निवास होने के बाद नगर का निर्माण हुआ, जिसको शहरीकरण और शहरी जीवन कहते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं देसी गुरु जी आप सबके लिए फिर से मैं लेकर के आया हूँ आज मैट्रिक परीक्षा 2027 में इतिहास पाठ का छठा पाठ जो है आप लोगों का, उसका VBI टॉप VBI लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देरी किस बात की, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए। और पहला क्वेश्चन क्या है, शहरीकरण से आप क्या समझते हैं? 14, 18, 22 में पूछा गया है। सिंपल सी बात है, जब किसी गांव के लोग खेती छोड़कर काम, व्यापार और नौकरी की तलाश में, गांव के लोग खेती छोड़कर काम, व्यापार और नौकरी की तलाश में जब शहरों में आकर बसने लगते हैं तो इस बदलाव को शहरीकरण कहते हैं। इसमें गाँवों का रूप बदलकर धीरे धीरे शहरों में बदल जाता है। किसी भी छोटे से एरिया में, मान लीजिए यहाँ एक फैक्ट्री लगता है, फैक्ट्री लगने के बाद गाँवों से लोग पलायन करते हैं और यहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। ये चारों तरफ बाजार हो जाता है, भीड़ हो जाती है इस फैक्ट्री के कारण, उद्योग के कारण। तो धीरे धीरे जो लोग आते हैं यहाँ पे, वो किस लिए आते हैं? उनका मेन होता है मकसद काम करने के लिए, कमाने के लिए आते हैं, बिजनेस करने के लिए आते हैं या नौकरी करने के लिए आते हैं। इन तीनों काम के लिए जब गांव के लोग अपना गांव घर का खेती छोड़कर जब शहर की नगर की तरफ बसने लगते हैं, नगर में जाके बसने लगते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो शहरीकरण कहा जाता है। ये इतना सिंपल क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है। अब बताइए, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सब जो नहीं पढ़ेगा ना, मैं चैलेंज करता हूँ उसका एग्जाम एकदम खराब होगा, क्योंकि चैप्टर के अंदर से मैं आपको क्वेश्चन उठाता हूँ, एकदम VBI क्वेश्चन सब रहता है, हर साल पूछने वाला क्वेश्चन है। इसको जो नहीं पढ़ा, जो क्लास छोड़ा, उसको सब कुछ मिस हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, शहर और गांव में कोई दो मुख्य अंतर लिखिए। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आपको 13 में पूछा है, 16 में पूछा है और 20 में पूछा है। यानी यहाँ पे कह रहा है कि शहर और गांव में क्या अंतर है, तो लिखना है कि दोनों में मुख्य अंतर इस प्रकार है। लिखिएगा, गाँव के लोग खेती करते हैं जबकि शहरों के लोग व्यापार, कारखाना और नौकरी पर निर्भर होते हैं। सिंपल सी बात है कि गाँव के लोग खेती करते हैं, शहरों के लोग व्यापार करते हैं, रोजगार करते हैं या नौकरी करते हैं। ठीक है, सुविधाएं की बात लिखिएगा, शहरों में अच्छी पढ़ाई, अस्पताल, पक्की सड़कें होती हैं। शहरों में अच्छी पढ़ाई, अच्छी सड़कें, अस्पताल होती है, वहीं गांव में सड़कें नहीं होती हैं, रोजगार की सुविधा नहीं होती है, अच्छे अस्पताल नहीं होते हैं। आप दो तरीका से अंतर लिखिएगा, एक काम के आधार पे और एक सुविधा के आधार पे। काम के आधार पे आपने देखा, गांव के लोग खेती करते हैं, शहर के लोग बाबूरे क्या करते हैं? व्यापार, कारखाना और नौकरी करते हैं। सुविधाओं की बात कही जाए तो शहर में अच्छी पढ़ाई, अस्पताल, पक्की सड़क है, रोजगार की सुविधा है, वहीं गांव में ना अच्छी सड़क होती है, ना अच्छा अस्पताल होता है, ना अच्छी रोजगार की सुविधा होती है। तो ये जो है क्वेश्चन आपको 13, 16, 20 में पूछा गया है। अब आप देखो कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना अच्छा क्वेश्चन कि जिसको विद्यार्थी एक झलक पढ़ ले तो खुद से भी लिख सकता है, लेकिन जो बिल्कुल भी नहीं कभी पढ़ा होगा उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी संभल के रहिए। देखिए बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है इसमें। देखिए ये क्वेश्चन कितना VBI है, 15 में पूछा है, 19 में पूछा है, 23 में पूछा है। मैं आपको ठोक्का दावा करता हूँ VBI आप देखिएगा 2027 में क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछेगा, गारंटी कह रहे हैं, गारंटी। देखिए दोनों में मुख्य अंतर निम्न है। कस्बा और महानगर में क्या अंतर? यह गांव से थोड़ा बड़ा और शहर से थोड़ा छोटा इलाका होता है, जहां आसपास के गांव के लिए छोटा मोटा बाजार होता है। तो मान लीजिए हम लोग का एकतारा चौक हो गया, बिचखाना एकतारा चौक जो हो गया, उसको आप गांव नहीं कह सकते, उसको आप कस्बा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि चारों तरफ दुकान ही दुकान है, बाजार लगता है, भीड़ होती है। जैसे लोहा हो गया, जैसे अरेर हो गया, ये सब क्या हो गया? ये कस्बा हो गया। इसको शहर नहीं कह सकते, गाँव से थोड़ा सा बड़ा होता है, समझे ना? तो याद रखना है, कस्बा किसको कहते हैं? जो गांव से थोड़ा बड़ा और शहर से थोड़ा छोटा हो, जहां आसपास के गांव के लिए छोटा मोटा बाजार हो, सारी सुविधाएं जो मूलभूत होती हैं वो हो, उसको क्या कहते हैं? कस्बा। और इसको लिखना है, यह बहुत बड़ा शहर होता है, यानी कि बहुत बड़े शहर को क्या कहते हैं? महानगर, मेगा सिटी। यह बहुत बड़ा शहर होता है जहाँ की आबादी लाखों या करोड़ों में होती है। ठीक है, जहाँ की आबादी लाखों या करोड़ों में होती है और हर तरह की बड़ी सुविधा, बड़ा बड़ा फैक्ट्री है ना, बड़ी बड़ी मशीन, बढ़िया सड़क, हर तरह के स्कूल, कई सारे हॉस्पिटल हो, उसको क्या कहते हैं? तो बाबू रे महानगर। बड़ी बड़ी कंपनियां हो, बड़े बड़े मॉल हो, जैसे पटना और दिल्ली, ये क्या हो गया? महानगर हो गया। हम लोग का मधुबनी, मान लो, मधुबनी तो नहीं मानो, मधुबनी तो शहर की तरह है, मान लो तुम कि तुम्हारा अरेर हो गया, लोहा हो गया, बासोपट्टी, बेनीपट्टी, ये सब क्या हो गया? तो कस्बा हो गया। ठीक है,
तो कस्बा और महानगर में क्या फ़र्क है, ये इस साल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, निश्चित रूप से टकराने वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या है हम लोग का कि शहर किस प्रकार के सामाजिक बदलाव को जन्म देता है। 14 में पूछा है, 17 में पूछा है और 21 में पूछा है, ठीक है। शहरों के बनने से समाज में कई सारे बदलाव आए। पहले शहर नहीं था, सबसे पहले गांव ही था। गांव से बना कस्बा, कस्बा से बना नगर, याद रखना है। शहरों के बनने से समाज में कई बदलाव आया। जैसे पुरानी सोच जो थी, पहले गांव के लोगों के पास पुरानी सोच थी, छोटा सोच था, लोग उतना ज़्यादा नहीं सोचते थे, लोग जो मान कर चलते थे सभी कुछ को। लेकिन शहरों के बनने से समाज में कई बदलाव आए। पुराने सोच और संकुचित सोच कम हुई, महिलाओं को पढ़ने और बाहर काम करने की आज़ादी मिली, लोग संयुक्त परिवार छोड़कर अकेले छोटे परिवार में रहने लगे। तो पूछेगा कि शहर किस प्रकार के सामाजिक बदलाव को जन्म दिया, तो लिखिएगा कि शहर के बनने से समाज में कई सारा बदलाव हुआ, ठीक है। पहला बदलाव लिखिएगा कि हर घर में शौचालय बनने लगा, घर की महिलाएं घर से बाहर निकलकर काम करने लगी। आज के समय में शिक्षा जो है, शिक्षा रूपी जो धारा है, अमृत धारा, वह भी कहीं ना कहीं शहर बनने के बाद ही फैला है, ठीक है ना। तो ये सब लिखना है आपको। लोगों की सोच बदली, लोगों का विचार बदला, महिलाओं को बाहर जाने का अधिकार मिला, है ना। साफ सफाई पर लोगों ने ध्यान दिया, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं पर लोगों ने ध्यान दिया, और बड़े परिवार अब छोटे छोटे परिवार में बंटकर रहने लगे। इतनी सारी बातें आप लिख सकते हैं शहर के शहरीकरण से। जैसे आप देखते होंगे गांव में कहता होगा है ये गांव घर है, बाहर नहीं है, तो वही गांव घर है, बाहरा नहीं है, मतलब विचार क्या हुआ, छोटा। तो जब गांव में भी लोग शहर की तरह सोचते हों, शहर की तरह जब काम करते हों, तो उसको क्या कहते हैं, शहरीकरण का प्रभाव कहते हैं। तो मैं अच्छे से बताऊं, उससे अच्छे आपको भी अच्छे से आ रहा होगा कि शहर के बनने से क्या क्या हुआ है। कपड़ा लत्ता से लेकर खाना पीना सब चीज़ चेंज हुआ है शहरे से। अब मान लीजिए आप शहर गए, कुछ देखे, बढ़िया चीज़ देखे, मकान देखे, कपड़ा देखे या कुछ भी देखे, अब वो चीज़ आप देखने के बाद गांव आए तो लोगों को बताए, या उस तरीका का आप घर बना दिए, तो वो आप बदले अपने विचार को, शहर से देखे और गांव में लाए। कपड़ा ही आप देखे शहर के लोगों को पहनते हुए, तो फिर वहाँ शहर में देखे लोगों को कपड़ा पहनते हुए, अब उसी स्टाइल का कपड़ा आप गाँव में भी पहनता है लोग। तो यही सब प्रभाव क्या हुआ, शहर किस प्रकार का सामाजिक बदलाव किया, इसमें यही सब बातें आपको लिखनी है, ठीक है। आर्थिक और प्रशासनिक शहर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी VVI है, 16 में, 19 में और 24 में पूछा है। देखिए आर्थिक शहर किसको कहते हैं, देखिए वे शहर जहाँ पे व्यापार होता हो, बड़का बड़का उद्योग हो, अब पैसा का लेन देन होता हो, यानी बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, बड़े बड़े बैंक है ना, जैसे कि शेयर मार्केट वगैरह है, इसको कहते हैं आर्थिक शहर। क्या कहते हैं, आर्थिक शहर, ठीक है। जैसे मुंबई, जैसे क्या हुआ मुंबई। अब वे शहर जहाँ सरकार के मुख्य दफ्तर हो, जना सरकार का मुख्य ऑफिस सब है, जैसे मान लीजिए पटना में मुख्यमंत्री आवास है, विधायक सबका घर है, दिल्ली में मोदी जी बैठते हैं, प्रधानमंत्री आवास है, राष्ट्रपति आवास है। तो बुझ गए होंगे आप कि वे शहर जहाँ सरकार के मुख्य दफ्तर हो, मंत्रालय हो, बड़े बड़े अधिकारी बैठते हों, जहाँ से सारा देश का राजकाज किया जाता है। जैसे पटना हो गया राजधानी, जैसे नई दिल्ली हो गया राजधानी। तो जितना भी शहर है जहाँ पे सरकारी तंत्र है बैठा हुआ, जैसे कि मुख्यमंत्री आवास हो, गवर्नर जी का आवास हो, राज्यपाल आवास हो, मंत्रालय हो, बड़े बड़े अधिकारी सब जहाँ बैठते हो जिस शहर में, जहाँ से पूरे राज्य में काम होता है पटना में, अब पूरे देश के लिए जो राजकाज चलाने का काम होता है दिल्ली से, तो देश के राजकाज चलाने वाले जगह को क्या कहते हैं, प्रशासनिक शहर कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आप, व्यापार हो, उद्योग हो, पैसा का लेन देन हो, उसको कहते हैं आर्थिक शहर। अब वे शहर जहाँ सरकार के दफ्तर हो, मंत्रालय हो, अधिकारी बैठते हो, राजकाज करते हो, उसको क्या कहते हैं, प्रशासनिक शहर। अब है कि मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं। देखिए मध्यम वर्ग का मतलब ये नहीं समझिएगा गरीब, नहीं, मध्यम वर्ग का मतलब होता है शिक्षित, पढ़ा लिखा, योग्य, कुशल। सुनते होंगे गाँव घर में आता होगा प्रचार करने, अथी चुनाव के टाइम में कहता होगा ना, फलना विधानसभा क्षेत्र से फलना कुमार योग्य, शिक्षित, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, कहता है कि नहीं कहता। तो मध्यम वर्ग उसी को कहते हैं। यानी कि शहर के विकास के बाद समाज में एक नया वर्ग बना। जब शहर बना तो उससे एक नया वर्ग बना। देखिए 3 गो वर्ग बना, एगो पूंजीपति बना,
जो उद्योग फैक्ट्री धंधा चलाता था, एगो मध्यम वर्ग बना जो पढ़ा लिखा था, एगो मजदूर बना जो पढ़ा लिखा नहीं था। तो शहरों के विकास के बाद समाज में एक नया वर्ग बना जो न तो बहुत अमीर था और न ही बहुत गरीब था। देखिए, शहरों के विकास के बाद समाज में एक नया वर्ग बना जो न तो बहुत अमीर था और न ही बहुत गरीब था। इस वर्ग में पढ़े लिखे लोग आते थे, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वकील, क्लर्क और छोटे दुकानदार। इसे ही क्या कहा जाता था? तो मध्यम वर्ग कहा जाता था। ये क्वेश्चन VVI है, ये भी बहुत VVI है। 15 में पूछा है, 18 में पूछा है और 22 में पूछा है, ठीक ना। अब देखिए अगला, पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिकों का शोषण कैसे किया गया। देखिए, आपको मालूम होगा कि जितना भी मिल मालिक सब था, कारखाना का जो मालिक सब था, सब अमीर लोग सब था, अमीर लोग सब था। सब पहले तो इंग्लैंड में जो है सो मजदूर के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता था। उसको जो है जितना देर घंटा काम करता था, 8 घंटा के बदले 10-10 घंटा, 20-20 घंटा काम कराता था, पैसा नहीं देता था, कुछ बोलता था तो उसके साथ जो है सो अत्याचार करता था। तो देखिए, कारखानों के अमीर मालिक मजदूरों से दिन में 12 से 16 घंटे तक जबरन काम करवाते थे, ठीक है। इतना ज़्यादा काम के बदले उन्हें बहुत कम मजदूरी दिया जाता था और उन्हें गंदे इलाकों में रहने के लिए मजबूर किया जाता था। इतना सारा बात आपको लिखना पड़ेगा कि अमीर लोग सब मजदूरों से दिन में 12 से 16 घंटा तक काम करवाता था और काम के बदले में उसको वेतन भी नहीं देता था और उन्हें गंदे इलाकों में रहने के लिए मजबूर किया जाता था। समझे कि नहीं? ये आपको लिखना है। अब अगला देखिए क्या है, चौली क्या है, इनका निर्माण कहाँ और क्यों किया गया। देखिए, चौली के बारे में याद रखना है। देखिए, मुंबई जानते हैं ना, मुंबई, बम्बई, तो बम्बई में रहने की जगह की कमी को पूरा करने के लिए बनाई गई कई मंजिला वाली इमारत को चौल कहते थे। चौली माने चौल होता है, याद रखिए, पूछेगा एग्जाम आपसे चौल। ये बहुत MBI क्वेश्चन है बाबू, पूछ देगा चौल किसे कहते। देखिए, तो मुंबई एक ऐसा, पहले देखिए अंग्रेज जब आया था ना, तो सबसे पहले मद्रास, मुंबई सब पर कब्जा किया, इन जगहों पर फैक्ट्री लगाया, ठीक है। तो मजदूर सब गए खटने के लिए कहाँ पे? मुंबई। तो अब उनको जो रहने के लिए कुछ तो जगह चाहिए। तो देखिए, मुंबई में रहने की जगह की कमी को पूरा करने के लिए चौल इमारत उसका नाम था, ठीक है, याद रखिएगा, चौल इमारत उसका नाम था, ठीक है। मुंबई में रहने की जगह की कमी को पूरा करने के लिए, मुंबई में रहने की जगह की कमी को पूरा करने के लिए क्या मंजिल का, मतलब ऐसे रहता था, क्या 1 मंजिल 2 मंजिल 3 ऐसे करके क्या मंजिल का रहता था। उसमें एगो रूम रहता था ऊपर में, ठीक है, ऐसे करके रूम रहता था, ठीक ना, ऐसे करके रूम रहता था। सब रूम के आगे में बालकनी होता था, ठीक है। तो देखिए, मुंबई में रहने की जगह की कमी को पूरा करने के लिए कई मंजिलों वाली इमारतों को चौल कहते थे। इनका निर्माण मिल मालिक ने बाहर से आए गरीब मजदूरों को कम दाम पर किराया पर ठहरने के लिए किया गया था। अब समझ गए होंगे आप कि मुंबई में जो है कई मंजिला इमारत मजदूर वर्ग के रहने के लिए बनाया गया था, जिसको हम चौल कहते हैं। ये मकान का निर्माण किसने करवाया था? मिल मालिकों ने। किसके लिए करवाया था? बाहर से आए गरीब मजदूर के लिए किया था कि उनको कम किराया में मतलब जगह मिल जाए रहने के लिए, ठीक है। और इसमें बिल्कुल जगह नहीं होता था, एक रूम होता था, आगा में तनका एगो ऐसे लकड़ी का ऐसे लगा रहता था, उसी पे लोग कपड़ा सुखाता था, मतलब जगह बिल्कुल नहीं, हवा पानी भी सही से नहीं जाता था वहाँ पे, ठीक है। तो चौल इसी को कहते थे, ठीक है ना, चौल वाला याद रखिएगा। अब देखिए, टेनमेंट्स कहिएगा, ये सब क्वेश्चन है। देखिए, 12 में पूछा है, 16 में, 20 में ये क्वेश्चन पूछेगा टेनमेंट्स, आदमी घबरा जाता है, घबरा जाएगा, भैया ये कौन क्वेश्चन है, कहाँ से पूछा। हम क्या कहे कि एक क्वेश्चन आपको अंदर से पढ़ाएंगे हम। देखिए, इंग्लैंड के लंदन शहर में गरीब मजदूरों के रहने के लिए बनाया गया। देखिए, इंग्लैंड में, याद रखिएगा, इंग्लैंड के लंदन शहर में, ये बात को याद रखना है, गरीब मजदूर के लिए है बनाया गया। क्या बनाया गया? गरीब मजदूरों के लिए क्या बनाया गया? रहने के लिए घर, रहने के लिए घर बनाया गया, जो छोटा था, तंग था, माने न जगह था उसमें, न हवा घुस तक सकता था, न सूरज की रोशनी आती थी, चारों तरफ गंदगी था, लेकिन बहुमंजिला था, माने बहुत सारा मंजिल वाला मकान बनाया गया था। जैसे भारत में मुंबई में चौल बनाया गया, वैसे इंग्लैंड के लंदन शहर में गरीब लोगों के रहने के लिए, मजदूर वर्ग के रहने के लिए मिल मालिक ने वहाँ के गरीब मजदूरों के लिए बहुमंजिला इमारत बनवाया, जो बहुत छोटा था, तंग था, गंदा था, जिसको टेनमेंट्स कहा जाता था। न इसमें हवा आता था, न रोशनी का कोई अच्छी व्यवस्था था, न मतलब धूप आता था उस घर में, न हवा आता था, जिससे यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी और उसी गंदगी में रहकर मजदूर को काम करना पड़ता था। सोचिए कितना कष्ट होता होगा, सोचिए उस टाइम में। ये टेनमेंट्स के बारे में पढ़ लिए।
अब है गार्डन सिटी की योजना किसने और क्यों बनाई, बहुत VVI है बाबू ये सब क्वेश्चन। गार्डन सिटी के बारे में पूछ देगा। देखिए गार्डन सिटी जो था बगीचों का शहर कहा जाता था, इसको बनाने वाले आदमी का नाम है एबनेजर हावर्ड। याद रखिएगा एबनेजर हावर्ड नाम था। इसका उद्देश्य क्या था कि लंदन की भारी भीड़ और प्रदूषण से दूर हरे भरे पौधों और बगीचों के बीच लोगों के रहने और काम करने के लिए एक साफ सुथरा शहर बसाना था। यानी गार्डन सिटी क्यों बनाया गया था, बगीचों का शहर क्यों बनाया गया था, तो लिखिएगा कि लंदन एक ऐसा शहर था जहाँ पे बहुत सारे उद्योग फैक्ट्री लग चुके थे, बहुत सारे मजदूर लोग वहाँ पे रहते थे, चारों तरफ गंदगी था। तो हावर्ड जी ने सोचा कि इस गंदगी से निकाल के प्रदूषण से दूर करके एक हरे भरे इलाके में मतलब फैक्ट्री लगाया जाए जहाँ पे मजदूर लोग काम करें और उनका जो है उससे प्रदूषण भी कम हो और गंदगी भी कम हो। तो इस इतना बात आपको साफ सुथरा शहर बसाने के लिए जो है गार्डन सिटी योजना लागू हुआ था। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है। देखिए लंदन में भूमिगत रेलवे की शुरुआत कब हुई और इसका क्या फ़ायदा हुआ ये भी आपको याद रखना है। देखिए दुनिया की पहली ज़मीन के अंदर चलने वाली ट्रेन 10 जनवरी, देखिए बहुत VVI है बाबूरी, VVI है, 10 जनवरी 1863 को ज़मीन के अंदर चलने वाली पहली ट्रेन लंदन में शुरू हुआ। कहाँ पे, लंदन में। इससे शहर की भीड़ भाड़ कम हो गई। मतलब मान लीजिए शहर के ऊपर से चलेगा, यहाँ से चलेगा तो इसमें तो भीड़ लगेगा। अब मान लीजिए इसके ऊपर शहर है, ये अंदर अंदर चल रहा है गाड़ी, तो नहीं ना भीड़ लगेगा। तो देखिए दुनिया की पहली ज़मीन के अंदर चलने वाली ट्रेन 10 जनवरी 1863 को कहाँ से शुरू हुआ बाबू, लंदन से। क्यों हुआ बोलिए, इससे शहर की भीड़ भाड़ कम हो गई और लोग शहर से दूर साफ सुथरी जगहों पर रहकर भी काम के लिए आसानी से आने जाने लगे। यानी लोग शहर से दूर होकर, वही जो बताए हैं आपको गार्डन बगीचा, वहाँ लोग रहता था अपना, वहाँ से ट्रेन पकड़ता था और शहर छोड़ देता था, शहर नहीं घुसता था शहर में, तोड़े तोड़े आराम से अपना जहाँ पे काम करना वहाँ पे पहुँच जाता था, जिससे कि उसको शोर शराबा से मुक्ति मिलता था, उसके बाद प्रदूषण से मुक्ति मिलता था लोगों को। तो ये लोगों के लिए जो है बनाया गया था पहली बार भूमिगत रेलवे लंदन में, इसको याद रखना है। ठीक है, बेरोन हॉसमैन कौन था, उसने पेरिस का पुनर्निर्माण कैसे करवाया, देखिए ये सब आपके इतिहास में है, याद रखिएगा। देखिए बेरोन हॉसमैन जो था फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय के समय पेरिस का मुख्य नक्शा बनाने वाला था। ठीक है, बेरोन हॉसमैन जो था, याद रखिएगा, फ्रांस के राजा कौन था, नेपोलियन, उसके टाइम नेपोलियन तृतीय के समय में पेरिस का मुख्य नक्शा बनाने वाला था। मतलब बेरोन जो था, बेरोन वो नेपोलियन तृतीय के समय कह रहा था कि हम पेरिस का एगो नक्शा बनाएंगे। ठीक है, उसने पेरिस के तंग और गंदी गलियों को हटाकर बहुत चौड़ी सड़कें, सुंदर पार्क और खुली जगह बनाई। मतलब उसने नक्शा में क्या किया, तो पेरिस का जितना भी गंदा जगह सब था, गंदा जगह, भरा हुआ जगह, भीड़ भाड़, उस सबको हटा दिया नक्शा पर से। और उस नक्शा पर उसने क्या किया, सड़कें, यानी उस नक्शे के साथ सड़कें बनवाया, सुंदर पार्क बनाया, खुला खुला जगह बनाया। क्या है, जिससे लोगों को प्रदूषण से आज़ादी मिले, गंदगी से आज़ादी मिले, है ना, इसलिए जिससे पेरिस बेहद खूबसूरत हो गया। यानी सीधी बात है कि पेरिस को सुंदर बनाने के लिए उसने पेरिस में बढ़िया बढ़िया बगीचा बनाया, पार्क बनाया, खुला जगह बनाया, जिससे पेरिस बहुत सुंदर हो गया। ठीक है, इतना बात आपको लिख देना है। ठीक है ना, कब बनाया सो नहीं, बस आपको ये लिखना है। पटना का प्राचीन नाम क्या था और इसका इतिहास कितना पुराना है, ये क्वेश्चन हम आपको नॉलेज के लिए पढ़ा रहे हैं। पटना का पुराना नाम जो है पाटलिपुत्रा था, और कुसुमपुर अजीमाबाद भी इसको कहते थे। ठीक है, कुसुमपुर और अजीमाबाद भी इसका नाम है। इसका इतिहास लगभग 2500 साल पहले पुराना है। इसकी स्थापना मगध के राजा अजातशत्रु ने किया था। पूछेगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, अजातशत्रु के बेटा उदयन ने। ये VVI है, ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ पढ़ा दिए हैं कि पटना का पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्रा था बाबू रे। कुसुमपुर और अजीमाबाद भी इसको कहते थे। इसका इतिहास कितना पुराना है, 2500 साल पुराना है। इसको किसने बसाया था, मगध के राजा अजातशत्रु के बेटा उदयन ने। इसको याद रखिएगा, मगध एम्पायर इसी को कहते थे। ठीक है, पटना में गोल घर का निर्माण क्यों और कब कराया गया था, देखिए ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। ये सब नॉलेज के लिए पढ़िए बाबू। अब पटना के गोल घर का निर्माण अंग्रेज सरकार ने कैप्टन जॉन, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, पटना के गोल घर का निर्माण अंग्रेज सरकार के किस आदमी ने करवाया था, किसके देखरेख में हुआ था, कैप्टन जॉन गारिस्टन। कैप्टन जॉन गारिस्टन, गारिस्टन माने पटना में गोल घर गारिस्टन, है ना, गारिस्टन माने गोल घर, गारिस्टन माने गाड़ दिया। तो याद रखना है, कैप्टन जॉन गारिस्टन की देखरेख में कराया गया था। ठीक है, 1786 ईस्वी को बना था पटना में गोल घर।
इसका मुख्य उद्देश्य अकाल के समय सरकारी फौज के लिए भारी मात्रा में अनाज करने के लिए गोल घर क्यों बनाया गया था कि जब देश में अकाल पड़े तो अकाल के समय अंग्रेज सेना को खाने के लिए इस गोल घर में अनाज भरा जाए, जिससे कि अकाल के समय में सेना को दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ये एकदम VVI है ये सब। सिखों के 10वें गुरु कौन थे और उनका पटना से क्या संबंध था, ये नॉलेज के लिए पढ़िए। बोले सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे। सत श्री अकाल आप सुने होंगे, है ना, सत श्री अकाल सुने हैं ना मोबाइल समय। देखिए सिखों के 10वें और आखिरी गुरु जी का नाम क्या था, गुरु गोविंद सिंह जी। उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में। कब हुआ था, 22 दिसंबर 1666 को। उनके जन्म स्थान पर आज तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब बना हुआ है। यानी पटना साहिब जो है वो किनके नाम पे पड़ा था, तो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे। ठीक है, उनके जन्म स्थान पर आज कौन सा जगह पटना में है, तख्त श्री हर मंदिर जी पटना साहिब। याद रखिएगा, तख्त श्री हर मंदिर जी पटना साहिब पूछ देगा किनके नामों पे बना था, याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर। उनका जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा 22 दिसंबर 1666। पूछेगा सिखों के कौन से गुरु थे, तो सिखों के 10वें और आखिरी गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी। उसके बाद याद रखिएगा ये जो पटना साहिब है ये क्या है, बोलिए गुरुद्वारा है। किसका गुरुद्वारा है, किस धर्म का, तो सिख धर्म का। इतना चीज़ आपको बोलना है। हाँ, ये आप सबको नॉलेज के लिए पढ़ाए हैं और आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार रहेगा। अब इसका आज लघु पढ़ाए हैं, अब दीर्घ पढ़ाएंगे। ऐसे ही बने रहिए, दंदना के तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।